Hello everyone, good afternoon and welcome back to ज्ञान सागर क्लासेस. आई एम CS दिशा लोहाना और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें अपने CS एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 का जो पेपर नंबर 2 है, दैट इज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में. तो एज यू ऑल लो कि अभी एग्जाम्स आने ही वाले हैं, बहुत टाइम नहीं रह गया है, तो सबके माइंड में स्ट्रेस होगा किस तरीके से पढ़े, क्या करे, इतने से डेज रह गए हैं, एग्जाम में क्या होगा जाके. वो सब चीज़ें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको आपका जो पेपर है वो पेपर हैंडल करना है, ठीक है, या रिविजन हमें बेसिकली किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं. जो अपना एंटायर पेपर है, हम कह सकते हैं पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंटायर 100 मार्क्स का पेपर है, जो अपने 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 जो है हमारा वो 60 मार्क्स का रहता है, एंड जो अपना पार्ट 2 है, पार्ट 2 कितने मार्क्स का रहता है, अपना 40 मार्क्स का रहता है एज पर द न्यू सिलेबस. अगर हम ओल्ड सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे अपने 3 पार्ट्स हुआ करते थे, ए बी एंड सी. अभी यहाँ पे 2 ही पार्ट्स रह गए न्यू सिलेबस में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है. अच्छा, जैसे हमने बात कर ली 60 एंड 40 का यहाँ पे रेशो रहेगा इस तरीके से. तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि हमें बेसिकली जो चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए, जो हमें रिवीजन करना चाहिए एग्जाम से पहले, तो वो चीज़ें अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर हम सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं तो देखो, बिगिनिंग ऑब्वियस ही बात है, अभी तक तो आपको कंपनी क्या होती है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स वगैरह, ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी, ठीक है. अच्छा, बुक के अकॉर्डिंग, अगर हम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पे अपना चैप्टर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ. अब वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर हमें लगता है कि हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, बट नो, ये चैप्टर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो ना तब उठाना. आपको याद होगा अभी जो रिसेंटली हमने मैराथन क्लासेस भी अपलोड की हैं, मैंने उसमें भी बताया था कि पूरा सिलेबस होने के बाद ही आपको ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको रेफर करना है, करेक्ट. तो यहाँ पे इसका रीज़न ये, बिकॉज इस चैप्टर में हम कह सकते हैं जो अपना पूरा पार्ट है एज वेल एज पार्ट भी है ना, उसको समराइज करके डाल दिया. एक एक टॉपिक जो आप अपने पूरे सिलेबस में डिटेल में पढ़कर आओगे उसकी समरी यहाँ पर मिलेगी, तो कोई सेंस नहीं बनता उसी सेम चीज़ को पहले अलग से पढ़ो फिर बाद में डिटेल में पढ़ो. इसीलिए चैप्टर 1 से स्टार्टिंग मत करना, चैप्टर 1 को एकदम एंड में रखना, 5 मिनट में डन हो जाएगा. और चाहो तो मैराथन वीडियो देख लेना, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि चैप्टर 1 में क्या क्या टॉपिक्स कहाँ पे कवर हो गए, ठीक है. ये चैप्टर 1 का हो गया. अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो देखो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एकदम बेसिक चैप्टर्स हैं. चैप्टर 2 अपना किससे रिलेट कर रहा है यहाँ पे, इसमें बेसिकली कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये सब जो बेसिक बातें हैं यहाँ से आपका एक्चुअली प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है. इवन रेगुलर क्लासेस में भी एज वेल एज मैराथन में भी आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर से बिगनिंग की थी. तो आपको भी अपने रिविजन में चैप्टर नंबर 2 एंड देन चैप्टर नंबर 3 आपको देखना है, करेक्ट. तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को आप एक साथ देख लो, इसमें आपको बहुत एक्सट्रीम टाइम डिवोट नहीं करना है. यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज ये सारा इंट्रो वाला पार्ट है. अगर आपने बिगनिंग में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वापस इसको देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. टाइप्स ऑफ कंपनीज हम इतनी बार पढ़ चुके होते हैं, MON आर्टिकल्स भी हमने बहुत बार बात की है. एक और चीज़ याद रखना, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आपको कुछ डॉक्ट्राइन्स गिवन है ना, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर्स. तो हमने बात कर ली थी कि वो चैप्टर 1 के डॉक्ट्राइन्स आपको किसके साथ पढ़ने हैं, चैप्टर 3 के साथ पढ़ने हैं. तो वो आप यहाँ पे रेफर कर लोगे, करेक्ट. तो बाकी अपना चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जल्दी से कर लेना. रिवीजन के टाइम पे मैक्सिमम हाफ एन आवर आपको डिवोट करना है, दैट्स इट, इस दोनों चैप्टर्स को कंबाइंड. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हम कह सकते हैं अपने पार्ट ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, शेयर कैपिटल. ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 15 टू 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते ही थे. न्यू सिलेबस में भी एक्सपेक्टेशन तो है कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे. ये चैप्टर प्रॉपरली आप कवर करना, यहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ है, मैराथन वीडियो भी अपन ने पूरी नोट्स से कवर की है. आप वो नोट्स अगर रेफर कर लोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. तो चैप्टर नंबर 4 अपना शेयर एंड शेयर कैपिटल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने पूरे सिलेबस का. ओके, इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें तो अब जो रिमेनिंग सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो आप एक बार एंड में भी देख सकते हो, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 1 to 4 मतलब बेसिकली 2, 3 एंड 4 पढ़ने के बाद
अभी जो आप नेक्स्ट आ जाओ वो पार्ट बी पे आ जाओ, ठीक है। रिवीजन जब आप करोगे तो इसके बाद आप किस पे आ जाना, पार्ट बी पे आ जाना। देखो पार्ट बी जैसा हमने बात किया, पार्ट बी यहाँ पे इंटायरली आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं चैप्टर, जनरल मीटिंग्स और अपने पूरे डायरेक्टर्स और बोर्ड मीटिंग्स और बोर्ड पावर्स के सारे चैप्टर्स रहेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आइदर आप मीटिंग्स पढ़ लो, जनरल मीटिंग्स वो एकदम अलग रहेगा, या फिर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप डायरेक्टर्स के सारे चैप्टर स्टार्ट कर लो। तो बेटर है यहाँ पे कि आप पहले मीटिंग्स पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम सेपरेट रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने आपका जो टॉपिक है वो कौन सा कवर कर लिया, जनरल मीटिंग्स। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट टिप, देखो बहुत जगह पे जब मैं कॉपीज वगैरह चेक करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपना चैप्टर है बोर्ड मीटिंग और एक जो अपना चैप्टर है जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग में मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि प्रोविजन देखो, क्योंकि टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है, मिनट सब में बनाने हैं, नोटिस सब में जाएगा, एजेंडा सब में जाएगा, प्लेस डे डेट टाइम क्या रहेगा, टॉपिक्स कॉमन होने की वजह से हम मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग का प्रोविजन हमने कहाँ लिख दिया, जनरल मीटिंग में, एंड वैसे वर्सा जनरल का कहाँ लिख दिया, बोर्ड मीटिंग में। इसीलिए आप बेटर है कि दोनों का कंपैरिजन चार्ट बना लो और कंपैरिजन चार्ट के साथ ही पढ़ो, क्योंकि अगर प्रोविजन मिक्स हो गए तो अगेन पूरा जो आपका आंसर है वहाँ पे जीरो ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, बिकॉज टॉपिक्स अगेन मीटिंग्स ही तो है अल्टीमेटली, तो दोनों में रिपीट ही होने हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आप देखो चैप्टर कौन कौन से आपको एक साथ देखने होंगे। तो 14 चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे, डायरेक्टर्स 15 उसके बाद ही देखना है, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड बोर्ड पावर्स, इसके अलावा 16 वाला आ जाएगा। तो 14 15 16 ये आपका सीक्वेंस रख लो, और इसके बाद जो अपना चैप्टर रहेगा लास्ट KMP 19 चैप्टर, ये आपको साथ में देखने हैं। तो कौन कौन से हो गए अपने डायरेक्टर्स के, 14 15 16 देखोगे, और उसके बाद साथ ही में कौन सा कर लोगे, 19 कर लोगे। जब हमने क्लास में भी एंड इवन मैराथन में भी किया था तो अपना सीक्वेंस यही रखना है, क्योंकि ये जो सब चैप्टर्स हैं ये किससे कनेक्टेड हैं, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स एंड उनके पावर्स वगैरह, एंड देन KMP उनकी रेम्यूनरेशन आ जाएगी। तो ये चारों को एक साथ ले लो। अभी हम कह सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट और लेंथीएस्ट चैप्टर्स है ना वो अपने कवर हो चुके। अभी जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स कैसे हैं, एकदम बेसिक चैप्टर्स हैं, बहुत एक्सट्रीमली लेंदी कोई भी चैप्टर नहीं बचा। इसके बाद में आप 19 के बाद में पार्ट ए भी पढ़ सकते हो, बट बेटर है पहले आप पार्ट बी का 17 चैप्टर कंप्लीट कर लो, क्योंकि 17 चैप्टर अगेन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट तो काफ़ी है। CSR एकदम बेसिक है, बहुत जगह पे आता है, आपको याद होगा जब हम डायरेक्टर्स में भी जो कमिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर भी CSR कमिटी का रेफरेंस आता है। तो CSR चैप्टर अगेन काफ़ी सिंपल, काफ़ी आपका शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, बट इम्पॉर्टेंट है। तो आप डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स करने के बाद में पूरा कौन सा कर लोगे, चैप्टर 17। अभी चैप्टर 18 मत करना, चैप्टर 18 हम एकदम एंड में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे कि वाई हमें एंड में देखना है, पर एक बार के लिए अभी अपने पार्ट बी के सारे चैप्टर्स हो गए एक्सेप्ट फॉर चैप्टर नंबर 18। अभी आप वापस आ जाओ चैप्टर जो आपके पार्ट ए में रिमेनिंग बचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने चैप्टर नंबर 4 तक हमने कर लिया था। अभी देखो हमने चैप्टर जो किया था वो चैप्टर हमने कौन सा किया था, पार्ट ए के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल वाला। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जो फंड रेज करने का मेथड है, तो शेयर कैपिटल तो ओनर्स वाला हो गया, तो ओनर्स वाला अपना डन है। अभी आप कौन सा कर सकते हो, जो भी आपका डेट वाला है, तो डेट वाले कौन से पोर्शन आ जाएंगे, एक तो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे आपका डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स, ये पूरा आ जाएगा। तो ये दो पार्ट्स हैं, वो दोनों ही इसी चैप्टर में कवर्ड है। तो आप 4th के बाद जो चैप्टर है वो 6th वाला चैप्टर कवर कर लेना। उसके बाद में देन 5th वाला चैप्टर देख लो, 8th वाला चैप्टर देख लो। ये जो दोनों चैप्टर है वो बेसिकली मेंबर से ही कनेक्टेड है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4th के बाद आपने डायरेक्टली 5th और 8th देख लिया, उसके बाद में आप किस पे आ जाओ, 6th पे आ जाओ। तो एज सच यहाँ पे कोई इतना बड़ा सीक्वेंस नहीं है, ये आप चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, बट बेटर ये रहेगा क्योंकि देखो मेंबर्स एंड जो प्रॉफिट्स है डिविडेंड है वो सारा रिलेट कर रहा है किससे, अपने शेयर वाले कैपिटल से, या अपन कह सकते हैं शेयर होल्डर्स से, तो आप उनको साथ साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद में चार्जेस है, सिंपल चैप्टर है, आप ये कवर कर लोगे। चलो इसके बाद में आप जो चैप्टर कवर कर लेना, एक तो कर लेना अकाउंट्स एंड ऑडिट, और इसके बाद एक कर लेना डॉर्मेंट कंपनी।
क्योंकि अकाउंट्स एंड ऑडिट जो चैप्टर है, ये चैप्टर अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग का जो है अकाउंट्स वाला पूरा पोर्शन, ये तो एकदम बेसिक सा ही आता है, और इसके अलावा ऑडिट का पोर्शन भी हमने कवर किया था। तो एज सच चैप्टर किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो आप इसको एंड में देख सकते हो। डोरमेंट कंपनी जो चैप्टर है आपका एकदम सिंपल है, 2 से 3 पेजेस में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। और इसके बाद लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, और यहाँ पे ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाला चैप्टर ये है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। देखो किसी भी चैप्टर में आप ये मत सोचना कि हम पूरा चैप्टर छोड़ के जाएं। आपका हमेशा टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। आपका टारगेट 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने का होना चाहिए। तो आपका जो पूरा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। वैसे तो हमने ये डिस्कशन किया था जब हमने मैराथन स्टार्ट की थी कि आपके 20 मार्क्स के तो क्या आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, और इसके अलावा जो रिमेनिंग आपका 80 मार्क्स का पोर्शन है वो आपकी क्या आ जाएगी, थ्योरी, जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आ जाएगा। 20 मार्क्स भी यहाँ पे 10 मार्क्स एलोकेटेड है। 10 मार्क्स के एमसीक्यू कहाँ आएंगे, पार्ट ए में, एंड 10 मार्क्स के एमसीक्यूज कहाँ आएंगे, आपके पार्ट बी में आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, पार्ट ए की, तो देखो पार्ट ए या पार्ट बी दोनों की अगर हम लोग बात करें तो आपके 10 मार्क्स के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन 10 आ रहे हैं आपके। अगर हम अपना जो मॉडल पेपर है जो अपने मॉड्यूल के पीछे प्रोवाइडेड है, अगर हम उसको रेफर कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, 5 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट वो 2 मार्क्स ईच क्यों है, क्योंकि आपको एक जो है मार्क्स वो तो सही करेक्ट ऑप्शन का मिलने वाला है, एंड जो सेकंड आपका मार्क्स रहेगा वो किसका रहेगा, वहाँ पे जो आप जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाले हो तो वो उसका रहने वाला है। तो यहाँ पे कभी भी ये गलती मत करना कि आपने सिर्फ सही ऑप्शन टिक कर दिया, जस्टिफिकेशन आपको देना होगा। और जस्टिफिकेशन देखो कभी कभी ऐसे होता है कि हम ऑप्शन तो हमें समझ आ गया क्या है, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि यार इसको इलैबोरेट कैसे करें। तो अगर आपको इलैबोरेट करने नहीं भी आ रहा है, इन दैट केस छोड़ के मत आना, वरना एक ही आएगा। यहाँ पे फ्री के मार्क्स आप छोड़ के आ जाओगे, तो आपको जस्टिफिकेशन में कुछ नहीं करना, जो भी आपका क्वेश्चन है और जो भी आपका ऑप्शन है नहीं आ रहा ना, तो आप उसी को ही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके 1-2 लाइन, टॉपिक आपको हल्का फुल्का तो याद आ ही जाएगा, तो वो टॉपिक की ही लाइंस ऐड करके लिख के आ जाओ, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। तो ये आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। और इसके अलावा एक बार हम लोग वापस से पेपर जो पैटर्न है वो देख लेते हैं जो हमें यहाँ पे एंड में गिवन है। तो 20 मार्क्स के तो आपके क्या हो गए, एमसीक्यूज, और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान होगा कि जो अपने क्वेश्चंस हैं पार्ट ए में, वो क्वेश्चंस की वेटेज, मतलब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 मार्क्स ईच के हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमारे पास 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे और 6 मार्क्स। एक सेकेंड देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चन 1 की, तो जो अपना क्वेश्चन 1 था वो क्वेश्चन 1 पूरा किससे रिलेट कर रहा है, एमसीक्यू से। तो आप देख लो यहाँ पे प्रॉपर इसने लिखा है आपको 5×2, क्योंकि 1 मार्क्स आपका रहेगा फॉर करेक्ट आंसर, एंड देन जो रिमेनिंग 1 मार्क्स है जस्टिफिकेशन आपको देना होगा। तो आपको कम से कम 2 या 3 लाइंस में आपको वो रीज़न देना होगा कि आपने किस रीज़न की वजह से वो आंसर सेलेक्ट किया। तो 1-2 थोड़ा सा आपको लाइंस में एलैबोरेशन देना पड़ेगा। नहीं लिख कर आओगे तो आपके 10 में से 5 ही आएंगे, सारे करेक्ट होने के बाद भी। तो फालतू में हम क्यों छोड़ें। तो ट्राई करो कि यहाँ पे तो आपके 20 में से 20 पूरे आ सकते हैं, बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं है कि आपके मार्क्स कटें, ठीक है। तो ये अपना हो गया एमसीक्यू का। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 में पहले भी चॉइस आती थी, अभी यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चॉइस गिवन है, तो आपको आइदर क्वेश्चन नंबर 2 करना है एंड 2A करना है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि हम ऐसा सीक्वेंस ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि पहले 1 ही करना है या पहले 2 ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमेशा ट्राई आपको यही करना है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो, तो पेपर आप जब भी अटेम्प्ट करने वाले हो उसमें जो आपका बिगिनिंग का पोर्शन है, मतलब स्टार्टिंग में आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चंस आपके कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसमें आप 99% श्योर हो कि अच्छा यही आंसर होने वाला है। आपने क्या किया, बिगिनिंग में तो ऐसे आंसर्स लिख दिए जिसमें प्रोविजन गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया, या आपको कंटेंट नहीं आ रहा सही से। स्टार्टिंग के मान लो 2 आंसर्स आपके ऐसे हो गए, तो वो जो एग्जामिनर है उसका ना वहाँ पे जो चेकिंग कर रहा है बेसिकली उसका माइंडसेट क्या हो जाएगा कि पढ़ के नहीं आया। तो
तो अभी वो आपकी पूरी कॉपी किस माइंडसेट से चेक करने वाला है कि ये तो जो है वो पढ़ के ही नहीं आया, तो अभी वो आपके आंसर अगर आगे के सही भी होंगे ना, वो आपकी कॉपी पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा। बट आपकी बिगनिंग वाली जो कॉपी है, बिगनिंग वाले जो आंसर्स हैं बेसिकली, अगर वो इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे उसको दिख गया ना कि अच्छा ये पढ़कर आया, इसने एफर्ट किया है एक्चुअली, तो वो आपको वहाँ पे मार्क्स डेफिनेटली देगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या करना है, ट्राई करो कि आप जो बिगिनिंग में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस, वो वही अटेम्प्ट करो जिसमें आप 99% 100% श्योर हो। देखो इतना तो श्योरिटी कभी कभी होता है कि नहीं है, आता है फिर भी, लेकिन स्टिल जो सबसे बेस्ट आता है ना, वो आंसर पहले अटेम्प्ट करो। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप क्वेश्चन 2 कर रहे हो, तो क्वेश्चन 2 में 4 पार्ट्स हैं या 3 पार्ट्स हैं जितने भी हैं, तो ए बी सी है, तो ये मत करना कि ए और बी पहले कर दिए, फिर क्वेश्चन 3 कर दिया, फिर क्वेश्चन 2 का सी कर दिया, फिर 3 का बी कर दिया, फिर 4th का ए कर दिया, फिर 5th का ए कर दिया, फिर 4th का बी कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसके सब पार्ट्स उसी क्वेश्चन के साथ करने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो, देन यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 2A एंड देन बी एंड देन सी। ठीक है, एंड उसके अलावा इस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा एक आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आपका न्यू आंसर है वो न्यू पेज से स्टार्ट करो। कभी कभी क्या होता है कि आप उसी पेज से स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता, और कभी भी आपका आंसर जो होता है वो चेक ही नहीं होता, क्योंकि वो इतना मिक्स हो जाता है कि वो लगता है कि अच्छा वो उसी आंसर का पार्ट है। इसीलिए हमेशा जब भी आप नया कोई क्वेश्चन कर रहे हो, इवन सब पार्ट भी कर रहे हो, और अगर पेज बहुत ही कम बचा है तो नए पेज से स्टार्ट करो, और जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है अलॉन्ग विथ सब पार्ट बहुत ही क्लियरली डालो। अगर उसको वो सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया, तो वो हो सकता है मार्क्स नहीं दे, तो वो चीज़ हमें एकदम प्रॉपरली ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, हमें पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब कोई कोई लोग क्या सोचते हैं 80 का अटेम्प्ट कर लेंगे, 60 तो आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। इसीलिए आप एक चीज़ देखो, अगर आप 20 मार्क्स का पेपर छोड़ के आ रहे हो, तो एक बात बताओ, अगर 20 मार्क्स का है, मान लेते हैं 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अगर वो आपको 4 क्वेश्चंस में आपने अटेम्प्ट किया, आपको नहीं आता, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक मार्क्स तो देगा, 5 में से एक तो दे सकता है। अगर एटलीस्ट आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया या कुछ आसपास का प्रोविजन लिख दिया, थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट है, तो ये एक तो आपके 0 आ रहे हैं और एक आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो अभी देख लो आपके 4 क्वेश्चन जो आप वैसे छोड़कर आते हैं, अभी आपके 4 मार्क्स आ गए। अब कोई ये सोच रहा है अगर कि 4 मार्क्स है तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो याद रखना 39 आ गए अगर आपके, तो आप पास हो, क्या आप फेल हो। 3 सब्जेक्ट में अगर आपके मान लो एग्जामेशन आ गई और एक सब्जेक्ट में 39 आ गए, आप पास हो, क्या नहीं हो। तो जो आपको 4 नंबर एक एक मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको समझना है। इसीलिए 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। गलत भी है बट अगर आपने प्रोविजन सही लिख दिया, इंट्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो आपको मार्क्स देगा ही ना, वो स्कोप है वहाँ पे। लेकिन अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर वो बाय डिफॉल्ट 0 है। इसीलिए हमें 100 मार्क्स का पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम CS वाले स्टूडेंट्स हम मिस कर देते हैं, हम इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कंसेप्ट के ऊपर, रट लिया, पढ़ लिया, रिविजन कर लिया बहुत बार, बट प्रेजेंटेशन। एक बात बताओ, आपको सब कुछ आता है बट यू आर नॉट एबल टू राइट इट। अगर आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे सामने वाले के सामने, तो उसको क्या पता कि आपको आता है। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें अबाउट प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखो आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जनरली हम बात करें कंपनी लॉ में तो क्वेश्चन केस स्टडीज़ वाले ही आते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे आ सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस इवन आपके ऐसे आ सकते हैं जो, अगर हम बात करें डायरेक्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट वाले, चांसेस तो कम ही रहते हैं उन क्वेश्चंस के, बट स्टिल आते तो है। तो अगर आपके क्वेश्चन शॉर्ट नोट वाले हैं या कमेंट वाले हैं, ठीक है, कि एक लाइन आपको दे दी एंड दे आर आस्किंग टू कमेंट कि आप उसको इलैबोरेट करो एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस केस में कभी भी जो पूछा है सिर्फ और सिर्फ वो मत लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा है यहाँ पे कि आप बताओ स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कंपनीज एक्ट में क्या गिवन है, तो कभी भी डायरेक्टली मत स्टार्ट करो कि अच्छा इनकॉर्पोरेशन हो गया, इसके अलावा रिमूवल ऑफ नेम हो गया, वाइंडिंग अप हो गया। नहीं, कोई भी आपको टॉपिक दिया है, आप वो टॉपिक को सबसे पहले इलैबोरेट करो कि वो होता क्या है। तो अगर आपका क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो भी आपकी आंसर राइटिंग होगी, आप उसका बिगनिंग करोगे इंट्रोडक्शन से।
इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि आपने आधे पेज में इंट्रो दे दिया, नहीं, 2 से 3 लाइन्स आर सफिशिएंट। तो आप सबसे पहले इंट्रो में मीनिंग समझाओगे, इंपॉर्टेंस समझाओगे, एंड देन आप मेंशन करोगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का एक्सेप्शन है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। उसके बाद में आप उसके दोनों टाइप्स का मेंशन करो कि इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हैं एंड देन इसके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं। एंड देन उसके बाद में आप फाइनली क्या करोगे, अगेन हेडिंग बनाओगे एंड देन इसके अलावा हेडिंग्स देखो, एक तो क्या होता है डायरेक्टली आपने क्या करा, एक बनाया पैराग्राफ, लाइन से चालू होते गए, स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, एंडिंग कहाँ हो रही है, सब एक ही साथ है, वो नहीं करना है। हेडिंग्स बनाओगे, हेडिंग्स बनाने के बाद पहले आपको बनानी है हेडिंग्स, हेडिंग्स को करना है अंडरलाइन, पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे अपन ने लेट्स से इनकॉर्पोरेशन का पॉइंट लिखा तो पूरा पॉइंट बनाओ, उसके आगे डैश करो, फिर कंटेंट लिखो। हम डायरेक्टली लाइन स्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या, उसको नहीं समझ में आएगा कि अच्छा ये टॉपिक ही इनकॉर्पोरेशन में लिख रहा है, ये टॉपिक ही रिमूवल में लिख रहा है। तो इसीलिए क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले आप हेडिंग्स बनाओ, जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन डैश करके, फिर आपने लिखा इनकॉर्पोरेशन, सेकेंड लिखो आपका रिमूवल, उसके बाद कंटेंट लिखो, एंड देन आपका थर्ड लिखो वाइंडिंग अप, और उसके बाद कंटेंट लिखो। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, आंसर करेक्ट है, मार्क्स कटेंगे डेफिनेटली। तब तुम लोग बोलते हो कि सब कुछ तो ठीक था, फिर 5 में से 2 क्यों आ रहे हैं, 3 क्यों आ रहे हैं, रीजन यही है, प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी पुअर होती है कि हमें पता ही नहीं है कब कितना कंटेंट लिखना है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो हमने किसकी बात की, बेसिक, जो अपने क्वेश्चंस कौन से वाले आते हैं, जो अपने क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट नोट या कमेंट वाले। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो जो नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आने ही वाले हैं वो केस लॉ या केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मतलब बेसिकली आपको एक पूरा सिनेरियो बताया है कि ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसका ये डायरेक्टर है, इस डायरेक्टर ने लेट्स से 12 मंथ्स में कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी है, तो बताओ यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो सिचुएशन बना दी। अभी कुछ लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, उसकी पोजीशन वेकेंट हो जाएगी, बात खत्म। अब इतना सा लिखोगे तो मार्क्स आएंगे कि यार 5 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो अगेन यहाँ पे जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं आपको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रोविजन, सेकेंड आपको क्या लिखने हैं, फैक्ट्स, और इसके बाद में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन। प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। प्रोविजन में आप क्या लिखोगे, कंपनीज एक्ट का क्या सेक्शन है, और वो जो भी मतलब क्वेश्चन में डिस्कस किया जा रहा है वो क्या सेक्शन है। सेक्शन आता है तो वेल एंड गुड, गलत मत लिखना, नहीं आता है तो सिंपल लिख दो एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजंस। गलत आता है या डाउटफुल है मत लिखना, क्योंकि नहीं लिखोगे चल जाएगा, गलत लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। वैसे लिख दिया प्रोविजन। उसके बाद में फैक्ट्स लिखने होते हैं, फैक्ट्स मतलब क्वेश्चन का कंटेंट। तो प्रोविजन तो क्या आ गया, जो अपना कंपनीज एक्ट या लॉ बोल रहा है, फैक्ट मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है, एंड कंक्लूजन जो आप बोल रहे हो आपका आंसर एक्चुअली क्या है, येस है, नो है, नॉट एप्लीकेबल है, व्हाटएवर। तो वो आपको इस तरीके से करना है। तो फैक्ट में आप देखो कुछ लोग फैक्ट में 5, 6, 10 लाइन लिख के आ जाते हैं, पूरा क्वेश्चन कॉपी करके आ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, मैक्सिमम 2 लाइन्स में, 2.5 लाइन्स में फैक्ट कंप्लीट कर लो। कंक्लूजन, कंक्लूजन में अगेन येस या नो मत लिख के आना। कंक्लूजन कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना होता, कंक्लूजन को आपको कनेक्ट करना है दोनों से, प्रोविजन से भी फैक्ट से भी, कि एज पर द अबव मेंशन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वो लिखोगे आप। उसके बाद सिचुएशन से कनेक्ट करोगे कि अच्छा यहाँ पे द डायरेक्टर हैज नॉट अटेंडेड द मीटिंग्स फॉर दिस मंथ्स, एंड देन आप लिखोगे वेदर ही विल हैव टू वेकेट हिज पोस्ट और नॉट। तो मतलब आपको यहाँ पे पूरा कनेक्ट करके लिखना होगा, ठीक है। सो ये कब करना होता है, जब क्वेश्चन कैसा आता है, केस स्टडी वाला आता है। सबसे लेंदी होगा प्रोविजन, सबसे ब्रीफ एंड टू द पॉइंट 2 लाइन्स का होगा फैक्ट, एंड देन आपको लिखना होगा यहाँ पे कंक्लूजन। तो ये अपना पैटर्न किसका आ जाएगा, यहाँ पे जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं उनका आ जाएगा, करेक्ट। सो प्रेजेंटेशन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम से पहले जब आप रिविजन करोगे, बेटर है कि अभी आप इस टाइम पे क्या करो, प्रिपेयर कर लो एक लिस्ट। देखो हम ऑब्वियस ही बात है सारे सेक्शंस याद नहीं कर सकते हैं, तो जो भी आपने सेक्शंस लर्न किए हैं, जो भी आपने फॉर्म नंबर्स याद किए हैं, डेज वगैरह होते हैं जैसे 30 डेज हो गया, 60 हो गया जिसमें आपको फाइल करना है, तो ये जो भी लर्न करने की चीज़ें हैं या डिफरेंसेस हैं कुछ, वो आप यहाँ पे अलग से एक चार्ट बना लो
और वो एग्जाम से पहले आप देख के चले जाओ, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हम क्या होता है, अगर हम बात करें पेज लिमिट की, तो ट्राई करना कि आप एक्स्ट्रा शीट्स लो। ये अगर आपको सुनने को मिल रहा है टू द पॉइंट लिखना है, जितना पूछा उतना ही लिखना है, मार्क्स नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा कंटेंट आपको लिखना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एज एन ऐसे नहीं कि कहानी लिख के आ जाओ या फालतू के सेक्शन डाल दिए, रिलेटेड ही होना चाहिए टॉपिक से, ठीक है, बट इलेबोरेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो पेज लिमिट वगैरह आपको ध्यान रखनी है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 1.5 पेजेस करो, 8 मार्क्स का है तो कम से कम 2.5 to 3 पेजेस होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक क्वेश्चन करने में इतना फ्लो में आ गए कि 4 पेज लिख दिए और फिर पेपर छूट गया। पेपर नहीं छूटना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही करो, स्पीड मेंटेन करके चलो। अभी आपके एमसीक्यूज हैं तो आप ट्राई करो कि 20-25 मिनट्स आपने डिवोट कर दिया एमसीक्यूज को, एंड रिमेनिंग जितना भी है वो आपको किसको देना है, अपने थ्योरी पोर्शन को देना है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आपको वर्क करना है। 3 घंटे का आपके पास टाइम पीरियड है, तो 3 घंटे के टाइम को आपको ऐसे यूज़ करना है कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। सो ये सारी बेसिक कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो आप मान लो, देन रिविजन वगैरह तो अपना चलता ही रहता है, एंड कॉन्फिडेंट होकर हमें एग्जाम्स देने हैं। Thank you everyone. Best of luck to all of you.